दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत। मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टीसीएस जय हो में। दोस्तों देखिए, इसके पहले दो वीडियो हमारे सीसैट के अर्थात जीएस सेकंड पेपर के जो आए हैं वो संयुक्त रूप से थे। सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित थी, हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, रीजनिंग, अभियोगात्मक कौशल, निर्णयात्मक क्षमता, ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित थी। लेकिन हमने पाया कि काफ़ी लोगों का हिंदी बहुत अच्छा तैयार है, कुछ लोगों को अभियोगात्मक कौशल में दिक्कत है, कुछ को मैथ में दिक्कत है, कुछ को रीजनिंग में, कुछ को स्टैट में। तो ज़रूरत के अनुसार ये इस चीज़ को समझते हुए मैं अब अलग अलग सेगमेंट का वीडियो बना रहा हूँ। तो हिंदी की एक ये वीडियो है, एक और वीडियो बनाऊंगा और निश्चित रूप से यह मेरा विश्वास है कि आपकी हिंदी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अधिकतम सीमा तक, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा। अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल एक ये और एक और वीडियो 25-25 प्रश्नों का, इसमें काफ़ी कुछ आपको हिंदी की चीज़ें जो आती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन ह, य, ठ या अंग। ऊष्म व्यंजन पूछा है। देखिए ऊष्म व्यंजन दोस्तों चार होते हैं। श, मूर्धन्य जो ख होता है जिसको बोलते हैं मूर्धन्य श, स और ह, ये चार ऊष्म व्यंजन हैं। तो इनमें से श ख स ह में कौन सा है? ह। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही ऊष्म व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिरन का पर्यायवाची है? इनमें से कौन हिरन का पर्यायवाची? देखिए पर्यायवाची आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। मैं पर्यायवाची का कहेंगे तो एक वीडियो में बना दूंगा, पूरा पर्यायवाची उसमें रहेगा। ठीक, कहेंगे क्या, मैं बना ही दूंगा पर्यायवाची का, उसमें आप देख सकते हैं या फिर आपके पास जो पुस्तक हो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो पर्यायवाची आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अभिजात, कुरंग, कमरख और कस्तूरी में से हिरन का पर्यायवाची कौन सा है? पर्यायवाची चूंकि पूछता है, विलोम भी पूछता है, विलोम हो जाता है, पर्यायवाची में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें से कुरंग जो है वो हिरन का पर्यायवाची होता है। ठीक, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? महाप्राण। देखिए दोस्तों, कल भी हमने अल्प प्राण का एक प्रश्न पूछा था। आज समझ लीजिए अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। ये याद रखिएगा कि किसी भी वर्ण का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात जैसे क वर्ग है तो पहला क्या हुआ क, तीसरा क्या हुआ ग और पांचवा क्या हुआ अंग, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना। अल्प प्राण मतलब इनमें सांस की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, अल्प प्राण। और इनके अलावा य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन है? य, र, ल, व। तो पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व ये सभी अल्प प्राण हैं। और महाप्राण कौन होते हैं? दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और ऊष्म व्यंजन जितने हैं, ऊष्म व्यंजन हमने बताया श, ख, स, ह, ये सब महाप्राण है। तो इनमें से आप अब डिसाइड कर लीजिए क, ग, घ और च में। तो निश्चित रूप से आप पा जाएंगे कि घ इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। दूसरा और चौथा, तो घ चौथा है ना। बाकी सभी क जो है पहला है, ग तीसरा है, च पहला है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये और अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण होते हैं। दूसरा, चौथा और ऊष्म ये महाप्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं? श, घ, ब और द। देखिए अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष। ठीक, देखिए इनका जो अंतर जो होता है स्वर यंत्रों में कंपन से लिया जाता है। जब किसी वर्ग का हम उच्चारण करते हैं, जैसे क का हमने उच्चारण किया, ठीक, तो क में ज्यादा हमको स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं दिखाई देता, लेकिन ज, ग, घ, इससे आप देख रहे हैं कि आपके स्वर यंत्रियों में कंपन हो रहा है। स्वर यंत्र जो है वो कंपन थोड़ा सा होता है। तो उसी से आप समझ जाएंगे कि अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है। फिर सरलता और इसमें दर्शाते हुए हम आपको बता देते हैं कि पहला, दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा। और ऊष्म में केवल ह को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों श, ख, स ये अघोष हैं। ठीक है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और य, र, ल, व अर्थात य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ।
और ऊष्म का एक अर्थात ह, ये घोष या सघोष है। ठीक, तो अघोष पूछा है तो हमने अघोष आपको बताया, पहला दूसरा और श ख स। तो इसमें पहला दूसरा आपको देखना है, श ख स में ये आपको श दिख गया। ठीक, बाकी सब घ चौथा है, ब है तीसरा और द भी तीसरा है। ठीक, तो पहला दूसरा और श ख स में तो श मिल गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, यहां पूछा है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। अंतःस्थ मैंने बताया आपको, य र ल और व ये अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं। तो इनमें से य है, व है, ल है, लेकिन भ जो है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है आपको बताना है। ए है, री है, आ है या फिर ऊ है। देखिए याद रखिएगा, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त 3 तरह के स्वर होते हैं। ह्रस्व जो स्वर होता है उसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। ठीक है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, इसके अलावा दीर्घ जो स्वर हैं उसमें 3 आते हैं। कौन कौन? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ में आते हैं। बचे हुए कौन कौन बचा? ए, ओ तथा औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वरों के मिलन से बनते हैं। ठीक है ना, या ठीक है। और ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर है? ह्रस्व में, ह्रस्व जो मैंने बताया, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री, कम समय लगता है इनके उच्चारण में, और दीर्घ स्वर में थोड़ा अधिक समय लगता है। संयुक्त दोनों के मिलन से बने होते हैं। ठीक, तो हमने बताया उस अनुसार संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों? ए, ओ और औ संयुक्त स्वर है। ठीक, इस तरह से पहचान कर लेंगे आप। निश्चित रूप से अब कोई भी सवाल आएगा, इस सवाल के थ्रू आप कोई भी सवाल इससे संबंधित हल कर पाएंगे। इसीलिए मैं सबका यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके सबके बारे में बता दे रहा हूं। महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि? दोस्तों देखो, दीर्घ संधि क्या होती है आपको पता है, मतलब कि दो छोटे अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं, अ धन आ मिलकर आ हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, दीर्घ संधि बहुत ही आसान होती है। अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात दीर्घ स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। कुल मिला के ये समझ लीजिए आप। ठीक, यहां पर क्या है, महर्षि, अगर गुण संधि को देखें, गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये सब आते हैं, तो वह बदल करके जो परिणाम स्वरूप जो संधि बनती है वो ए, ओ और अर, ये हो जाते हैं। तो वहां पर गुण संधि पाई जाती है। यहां पे क्या हो जाए है, महाधन ऋषि, इधर क्या था, महाधन ऋषि। तो हमने बताया गुण में अ और आ के बाद, अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आए। तो यहां पे यही हो रहा है, महाधन ऋषि आ रहा है और इधर री आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है ना, ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक, तो महर्षि हो गया, ये कौन सी संधि है? बी, गुण संधि है। ठीक है, वहीं वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि भी अ और आ के बाद यदि ए तथा ए या आए, या फिर ओ या औ आए। ठीक, अर्थात संयुक्त स्वर आए अ और आ के बाद, तो जहां पर ए और ए आएगा वहां पे ए हो जाएगा, और जहां पे ओ और औ आएगा वहां पे औ हो जाएगा। इसे वृद्धि संधि कहेंगे। ठीक है ना, वृद्धि संधि का उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक धन एक, तो ए, अ यहां पर आ रहा है इधर एक, और उधर ए आ रहा है, तो एकैक हो गया। ठीक,
अय हो जाता है। इसी तरह परम धन औषध, तो इधर अ है उधर औ है तो परमौषध हो जाता है, तो यहां पर दीर्घ संधि होगी। अयादि संधि की यदि बात करें तो अयादि संधि में ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पे अय, आय, अव और आव हो जाता है, वहां पे अयादि संधि होती है। जहां पर आप देखिए अय, आय, अव, आव, ठीक, वहां पर अयादि संधि होती है। जैसे ने धन अन हो गया, नयन हो गया, चे धन अन हो गया, चयन हो गया, अय हो जा रहा है ना। गय धन अक हो गया, गायक हो गया, आय आय हो जा रहा है। पो धन अन हो गया, पवन हो गया, अव हो जा रहा है। और पौ धन अन हो गया, पावन हो जा रहा है, अव आव, ठीक, यहां पर अयादि संधि होगा। अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में कौन सी संधि है? गुण संधि है या यण संधि है, अयादि संधि है अथवा व्यंजन संधि है? देखिए, अन्वय का यदि आप संधि विच्छेद करें तो आता है अनु धन अय, अनुधन अय, अन्वय। देखिए, यण संधि है ये, अभी मैं आपको बता दूं। यण संधि और गुण संधि दोनों एक दूसरे का उल्टा समझिए आप, ठीक है ना। गुण संधि में हमने आपको क्या बताया था कि यदि अ और आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आए तो उनके स्थान पर ए, ओ और अर हो जाते हैं। वहीं यण संधि में क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी, तो उसके स्थान पर ई और बड़ी ई का य, ऊ और ऊ जहां पर है वहां व, और जहां पर री है वहां पर र हो जाता है। जैसे कि यदि धन अपि, यद्यपि हो गया, अर्थात यदि इधर छोटी ई आ रहा है उधर अपि अ आ रहा है तो दोनों मिला के य हो जा रहा है, यद्यपि य हो गया। इसी तरह गुरु धन ओदन हो गया, गुरुओदन हो जाता है। इधर छोटा ऊ है और उधर ओदन अर्थात भिन्न स्वर है, तो यहां पर क्या ऊ और ऊ के स्थान पे व होना चाहिए, तो गुरुवोदन हो गया, व आ गया यहां पे, है ना। तो यह दोस्तों अन्वय जो है यण संधि होगा। अनुधन अय, यहां पे अन्वय व आ गया, है ना। अनुधन अय, ऊ के स्थान पर व आ गया तो यण संधि हो गया। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन हमने बताया जैसा आपका अयादि संधि है, तो पो धन अन, पो धन अन, अयाद संधि एक बार फिर से जान लीजिए। ए ओ और औ जो संयुक्त स्वर हैं उनके बाद यदि भिन्न कोई स्वर आए तो ए का स्थान पे अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ जहां पर हो वहां पर आव हो जाता है। तो पवन का संधि विच्छेद अव है ना, यहाँ पे अव, अव, तो ओ धन अ, ठीक, तो यहां पर पवन हो गया, है ना। पौ धन अन, ये पावन हो जाएगा, जहां पर औ रहेगा वहां पर आव हो जाएगा, पावन हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। श्रृंगार, शुश्रूषा, श्रवण, श्रृंखला, इसको भी आपको शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी देखना होगा, पढ़ना होगा, इसको हमने कराया भी है। श्रृंगार इसमें अशुद्ध है, ठीक है, बाकी सब सही है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ये होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये श्रृंगार, सही श्रृंगार इस ढंग से लिखा जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? पुस्तक, मकान, घर या फिर कोट? स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। पुस्तक, मकान, घर या फिर कोट? तो देखिए, पुस्तक जो है इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, ठीक है ना, बाकी सब पुल्लिंग है। इसको भी आप पढ़ लीजिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, पालन, घोषणा या फिर जाति? देखिए, इसमें पालन जो है ये पुल्लिंग है, बाकी दया, घोषणा, जाति ये सब स्त्रीलिंग है दोस्तों, ठीक है ना।
पालन जो है ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है में कौन सा कारक है? देखिए, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, ठीक, के संबंध में का, के, की, रा, रे, री, फिर अधिकरण में पर, ठीक, संबोधन में हे, अजी, अहो, अरे। तो ये 8 भेद हैं कारक के। क्या हुआ? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कुल 8 हैं। तो मेज पर पुस्तक रखी है, हमने बताया आपको अधिकरण में या पर, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया? कौन सा? अधिकरण कारक हो गया। मेज पर, ठीक है ना, अधिकरण है, पर लगा हुआ है। में या पर कोई चीज रखी जाए तो अधिकरण वहां पर कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पे अलग होने का अर्थ है। हमने बताया जहां अपादान से अलग होने के अर्थ में, अर्थात वहां पर अपादान होगा जहां कोई चीज अलग हो रही हो। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं अर्थात पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहां अपादान कारक होगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या आज्ञासूचक? देखिए, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि यह निश्चित है कि वह रोटी जली हुई है, ठीक है ना। वह निश्चित है इस चीज की वह रोटी जली है, इसलिए उसको मत खाओ, खाने से मना कर रहा है। यहां पे निश्चयवाचक है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, उसमें सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम दोस्तों संबंधवाचक है। वह कौन है, इसका संबंध इस सेंटेंस से जोड़ रहा है जो, ठीक है ना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम है जो। अर्चना अत्यंत सुंदर है, उसमें अत्यंत क्या है? अत्यंत परिमाणबोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण या संख्यावाचक विशेषण। देखिए, यहां पर सुंदर जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ये अर्चना की विशेषता बता रहा है, अर्चना विशेष है। लेकिन इस सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यंत। तो जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है, तो इसमें उत्तर सी होगा, प्रविशेषण। वह गाता है में क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और या फिर संयुक्त? कौन सी क्रिया है? यहां पर सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त क्रियाएं होती क्या हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। इससे आपको कोई भी प्रश्न आएगा करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, सकर्मक, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, कर्म आवश्यक होता है, वह सकर्मक है। जिस क्रिया करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वह अकर्मक है। या फिर सकर्मक क्रियाओं में कोई कार्य यदि आप करते हैं तो उसका प्रभाव किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे पड़ना आवश्यक होता है। अकर्मक में किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता या प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है उस क्रिया का, तो वो अकर्मक होती है। अभी उदाहरणों द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। द्विकर्मक जिसमें 2 कर्मों की आवश्यकता होती है, 2 कर्म होते हैं, वहां पर द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रियाएं जिसमें 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं, वो संयुक्त क्रिया होती है। तो वह गाता है में क्रिया क्या है? वह गाता है, निश्चित रूप से क्या गाता है यदि पूछा जाए तो इसका उत्तर संगीत या गीत होगा। तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। राम स्कूल जाता है, कहां जाता है? स्कूल जाता है। उत्तर आ रहा है स्कूल, यहां पे कर्म की आवश्यकता है, तो इसका भी उत्तर ए होगा, सकर्मक क्रिया है। लड़का रोता है, देखिए लड़के को रोने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है ना, तो ये अकर्मक है, इसका प्रभाव रोने का किसी पर पड़ नहीं रहा है, अकर्मक क्रिया है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं में क्रिया है, लड़के को वेद पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं यदि प्रश्न पूछा जाए, किसको पढ़ाता हूं?
तो लड़के को क्या पढ़ाता हूं? वेद पढ़ाता हूं। दो दो कर्मों की आवश्यकता है, इसमें दो दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। घनश्याम रो चुका में क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त कर्मक? ये संयुक्त क्रिया होगी। क्यों? इसमें रोना और चुकना दो चीजें, दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, ठीक है ना, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। तो निश्चित रूप से अब आप इनसे संबंधित प्रश्न तो हल कर लेंगे आसानी से। सुनीता बहुत पढ़ती है में है क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? समझ लीजिए तेजी से इन तीनों प्रश्नों को जो बाकी बचे हैं। सुनीता बहुत पढ़ती ये क्रिया है और ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, बहुत। तो बहुत क्या हुआ यहां पर? क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है सेंटेंस में, तो क्रिया विशेषण यहां होगा। धन के बिना काम नहीं चलता, इसमें क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मयाद बोधक? यह संबंध बोधक है। काम नहीं चलता किसके बिना? धन के बिना। ये बिना जो है इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है, धन और काम नहीं चलने में संबंध स्थापित कर रहा है, तो बिना संबंध बोधक हो गया। अव्यय है ये सब। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, और पर ये सब चीजें जहां पर आएंगी जो दो सेंटेंस को जोड़ती है वो समुच्चय बोधक होता है। मैंने उसे बुलाया वह नहीं आया, इसको कौन जोड़ रहा है? पर जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक हो गया। बाकी विस्मयादि बोधक आप जानते हैं, अरे, ओ, इन सब चीजों की जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको काफी प्रश्न करने में इससे सहायता मिलेगी। एक और वीडियो आएगा, बाकी बचे हुए टॉपिक्स उसमें सम्मिलित हो जाएंगे 25 प्रश्नों में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, 2-3 वीडियो 4 वीडियो जो आए हैं आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मेरी तरफ से आपके लिए, जिस तरह आरो एरो के लिए हमने वीडियो बनाया था उसी तरह वह भी होगा। थोड़ा सा लंबा एक वीडियो होगा, उसमें सब कुछ समाहित होगा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज। जय हो दोस्तों। हिंदी के लिए इसके पहले एक वीडियो और यह वीडियो हमने प्रयास किया है कि 2 वीडियोस में समस्त हिंदी व्याकरण को समाहित कर लिया जाए, ऐसा वीडियो बनाने का हमने प्रयास किया है। मेरा यह मानना है और मेरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक, जैसे कि पहला वीडियो रहा वैसे यह भी रहेगा। उसी का अगले भाग के रूप में इसको आप देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं, जैसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उन्हीं को ज्यों का त्यों जब इस्तेमाल किया जाता है तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? और दूसरा क्या होता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मतलब विकृत हो जाते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उनका प्रयोग न करके उनका जो इस्तेमाल, जो प्रयोग किया जाता है विकृत रूप में किया जाता है, तो वो तद्भव हो जाते हैं। बस यही छोटा सा अंतर है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है चंचू, आग, उबटन या फिर पलंग? तो दोस्तों चंचू जो है यह तत्सम शब्द है। चंचू जो है मूल शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव चोंच के रूप में प्रयोग किया जाता है। तद्भव रूप में यह चोंच के रूप में इस्तेमाल होता है। आग जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है अग्नि है। उबटन, उधर्तन, उद्धर्तन जो है इसका तत्सम शब्द है। पलंग का तत्सम है पर्यंक। तो ये तीनों जो है आग, उपटन और पलंग तद्भव है। चंचू जो है यह तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन मूल शब्द है और कौन विकृत है, ठीक है। इसके अलावा कुछ विदेशी शब्द, विदेशी भाषा से लिए गए भी शब्द हैं जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। विदेशज उनको कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? शलाका, हल्दी, सूची या फिर घोटक? यहां पे तद्भव पूछ रहा है, विकृत शब्द पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां पर हल्दी जो है यह विकृत है, बाकी
घोटक जो है इसको घोड़ा कहते हैं, तद्भव में ये घोड़ा हो जाएगा, मूल शब्द है। सूची इसका तद्भव सुई होता है। शलाका, शलाका का तद्भव सलाई होता है, ठीक है। तो हल्दी का जो तत्सम होता है दोस्तों हरिद्रा होता है, ठीक है ना। तो बी जो है हल्दी तद्भव है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देखिए बनावट के आधार पे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। शब्दों की जो बनावट होती है वो तीन प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिनका अगर अलग अलग जिनको कर दिया जाए, खंड कर दिया जाए, तो उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले, ठीक है ना। उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले। जैसे दिन हो गया, तो इसको दी और न अलग कर दिए तो दी का कोई अर्थ नहीं, न का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। वहीं यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलके यौगिक शब्द बनाते हैं। इनका खंड कर देने से दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलते हैं, कुछ सार्थक अर्थ निकलते हैं, तो वो यौगिक शब्द होते हैं। वहीं योग रूढ़ क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, योग रूढ़ ये यौगिक तो होते हैं दोस्तों, लेकिन ये इनका जो है अर्थ जो है कुछ और होता है। ये अपने अर्थ को छोड़ देते हैं, किसी अन्य अर्थ को संकेतित करते हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? घुड़सवार, कथा सागर, राज कहानी, पीला। देखिए घुड़सवार को अलग करिए, घुड़ सवार अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कथा सागर को अलग करिए, कथा सागर अलग अलग शब्द निकल रहे हैं, अर्थ भी निकल रहे हैं इनके अलग अलग। राज कहानी, राज और कहानी को अलग करिए तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो ये सब यौगिक हो गए। वहीं पीला को यदि देखें तो पी और ला अलग कर दीजिए तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यहां पर पीला जो है वो रूढ़ शब्द हो गया। अब आप यौगिक शब्द इसमें बताइए, निम्न में से यौगिक शब्द कौन से हैं? स्पष्टतः घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है, बाकी सब रूढ़ शब्द हैं, अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? कथा सागर, आग बबूला, पंकज या फिर नीला। देखिए कथा सागर, कथा और सागर अलग अलग जो शब्द हैं इनके अर्थ अलग हैं, लेकिन कथा सागर मिलकर के वही अर्थ प्रदान कर रहा है जो इनका कथा का और सागर का अर्थ है। इसी तरह आग बबूला, आग बबूला इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। नीला या तो रूढ़ शब्द है, ठीक है, इनको अलग करने पर अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ नहीं है। लेकिन पंकज को यदि आप देखें तो पंक मतलब कीचड़ होता है, ज से मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात अर्थात कमल, कमल का पर्यायवाची है ये पंकज। तो ये तीसरे किसी अर्थ को ये संकेतित कर रहा है, तो इसलिए यह डी जो है वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। निम्न में से किसमें उत उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? किसी शब्द के पहले आकर के उस अर्थ को विशेषता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो उत उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? उत्तम में लगा हुआ है, उद्भव में भी लगा हुआ है, नहीं सॉरी उद्भव में नहीं लगा हुआ है। उद्भव में उद, उत नहीं है, उद है, उद्भव है। उत्थान में दोस्तों लगा हुआ है। उन्नति में भी उत्नति होता है, ठीक, इसमें भी लगा हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा, उन्नति में जो है उत जो है उपसर्ग है, ठीक है। जब आप संधि करेंगे तो उन्नति हो जाएगा वो। उद्भव की बात करें तो यहां पर उद उपसर्ग है, उत उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको दोस्तों थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय की समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली जो चीज है प्रत्यय है। प्रत्यय में दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कृदंत होता है, तद्धित होता है ना।
एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं, तद्धित प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं वो तद्धितांत होते हैं। प्रत्यय वास्तव में वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं। ठीक है। कृदंत क्या होता है? अर्थात जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया या धातु, क्रिया या धातु के अंत में जो लगता है वो कृत प्रत्यय होता है, और जो शब्द बनता है इसे कृदंत कहलाता है। क्रिया या धातु, क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है दोस्तों? जैसे क्रिया है कोई, उसमें ना जो लगा रहता है, जैसे बोलना, चलना, इनमें से अगर ना आप हटा लीजिए तो जो बचता है वही धातु होता है। तो क्रिया या धातु में जब कोई प्रत्यय लगता है, अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और ऐसे शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो बताइए निम्न में से कृदंत कौन सा है? गाने वाला, मानवता, कौरव या फिर कुलीन? निश्चित रूप से यहाँ पे कार्य क्रिया कहाँ है? गाना क्रिया है, तो इसमें जो प्रत्यय लग रहा है वाला, ठीक है दोस्तों, तो ये कृदंत प्रत्यय, यहाँ कृदंत यही शब्द है। ठीक है ना, प्रत्यय यहाँ क्या है? वाला है, कृत प्रत्यय वाला है। गाने में अर्थात क्रिया में प्रत्यय लग करके कृदंत शब्द बना रहा है गाने वाला। बाकी सब मानव, कुरु और कुल, ये तीनों जो है संज्ञाएं हैं दोस्तों। तो संज्ञा के बाद जो है लग रहा है, तो ये जो है तद्धित हो गया। ठीक है, ये तद्धित हो जाएगा, कृदंत नहीं हुआ। कृदंत के लिए क्रिया के बाद लगना है या धातु के बाद। ठीक, निम्न में से तद्धितांत है। ठीक जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द बनते हैं तद्धितांत कहलाते हैं। तो निम्न में से तद्धितांत कौन से हैं? गाने वाला, यहाँ पे गाना जो है क्रिया हो गई। मिलाप, मिलना क्रिया हो गई। उठान, उठना जो है क्रिया होती है। वर्ष और वार्षिक का जो है इक यहाँ पर प्रत्यय लग गया है ना, वर्ष में इक प्रत्यय लग गया, वार्षिक हो गया। वर्ष जो है वो क्रिया नहीं है, इसलिए ये जो है दोस्तों तद्धितांत हो गया। ठीक है, तो कृदंत और तद्धितांत में आपको अंतर पता चल गया होगा, कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में। अब आप कर लेंगे, मेरा विश्वास है। आधा कुंतल गेहूं में कौन सा, अब विशेषण विशेष देख लेते हैं। आधा कुंतल गेहूं में कौन सा विशेषण है? आधा कुंतल गेहूं, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक, निश्चित संख्यावाचक, अपूर्णांक बोधक। देखिए, गेहूं की मात्रा के बारे में बात कर रहा है, यह संख्या नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर सबसे पहली बात तो स्पष्ट है कि यह परिमाण है। ठीक, आधा कुंतल गेहूं निश्चित है या अनिश्चित है दोस्तों? ये दोस्तों क्या है? निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। आधा कुंतल, कितना गेहूं? आधा कुंतल गेहूं, निश्चित परिमाण। अगर ये बताता कि कुछ गेहूं या अधिक गेहूं, इस तरह से करता तो वह अनिश्चित परिमाण का बोध कराता, तो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाता। यहीं से आपको मैं बता दूं कि विशेषण जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनौमिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होता है वो गुण का बोध कराता है। ठीक है ना, वो गुण के बारे में बताता है, किसी विशेष के गुण के बारे में बताता है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेष और विशेषण दो चीजें होती है। विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे सुंदर व्यक्ति, तो सुंदर क्या है? विशेषता है, तो ये विशेषता बता रहा है किसकी? व्यक्ति की। तो व्यक्ति यहां पे विशेष हो गया, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह सुंदर शब्द जो है वो क्या बता रहा है? गुण बता रहा है व्यक्ति का, है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। वो संख्या का बोध कराता है। ठीक है ना,
संख्या का बोध कराता है। यह निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक होता है दोस्तों, जैसे 1, 5, 12, ये सब संख्या का बोध करा रहे हैं, निश्चित संख्या का। अनिश्चित संख्या वाचक की बात करें, संख्यावाचक का, तो कई, अनेक, बहुत सारे, ये सब चीजें अनिश्चित हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी संख्या है। ठीक, तो अनिश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित संख्यावाचक की बात करें तो इसके भी कई भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं इसके। अनिश्चित जो निश्चित संख्यावाचक होता है, जिसमें पूर्णांक बोधक होता है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक का बोध कराता है, 1, 10, 100, 1000, ठीक, लाख। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक जो होता है, जिसमें अपूर्णांक, जैसे आधा हो गया, पौना हो गया, अपूर्णांक है, पूरा अंक नहीं है। आधा, तिहाई, तिहाई। क्रमवाचक, क्रमवाचक जैसे दूसरा, चौथा, पूछता भी है, याद रखिएगा। क्रमवाचक जो क्रम का बोध कराए, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक जो बार बार होने का बोध, जैसे दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, ठीक है, बार बार होने का बोध कराए, आवृत्तिवाचक। समूहवाचक, अर्थात जैसे तीनों, पांचों, दसों, तो ये सब समूहवाचक है ना। प्रत्येक बोधक भी होता है, जिसमें प्रति, हर एक, एक एक, इस ढंग के शब्द जहां आएंगे वहां प्रत्येक बोधक होगा। तो ये सभी निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं। आप कहीं नोट कर सकते हैं, चाहे तो बुक्स वहीं मिल जाएगा, हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तीसरा जो है गुण संख्या हो गया। फिर परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दो प्रकार का होता है। निश्चित परिमाण का मतलब जैसे जो निश्चित परिमाण का बोध कराए, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। यहां पे निश्चित है कि दूध कितना है, 1 लीटर है। कपड़े की मात्रा जो है निश्चित है, 2 मीटर कपड़ा है। जो अनिश्चित हो गया, जैसे अधिक कपड़ा, कम काम, थोड़ा पानी, ये सब अनिश्चित परिमाण बता रहे हैं। ठीक है ना, इनसे पता नहीं चल पा रहा है कि कितना। और अंत में आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और उसकी संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे वह आदमी व्यवहारी है, बता रहा है ना, किस आदमी के बारे में आदमी के बारे में बता रहा है, किसी विशेष आदमी के बारे में बता रहा है कि वह आदमी व्यवहारी है। तो यहां पे सार्वनामिक विशेषण है ये। ठीक है ना। इसी तरह पूछ लिया, जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन छात्र, यहां पे छात्र की विशेषता, कौन छात्र। ठीक, तो यहां पे कौन क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहां से हमने सभी जितने प्रकार के विशेषण होते हैं उनके बारे में बता दिया। विशेषण विशेष्य अगर एग्जाम में पूछता है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विशेषण विशेष्य। ठीक है, लेकिन पहचान आप इस ढंग से कर सकेंगे। इतने विशेषण होते हैं। जैसे ताजमहल अत्यंत सुंदर होता है, इसमें अत्यंत क्या है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर प्रविशेषण है। अभी प्रविशेषण बारे में मैंने आपको नहीं बताया। प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों, यह किसी विशेषण की विशेषता बताता है। यह विशेषण के बारे में बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, तो वह प्रविशेषण हो जाता है। जैसे ताजमहल अत्यंत सुंदर, यहां सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ताजमहल का गुण बता रहा है कि ताजमहल सुंदर है, लेकिन इस सुंदर को और ज्यादा विशेषता प्रदान कर रहा है अत्यंत। अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर यहां विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यह प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत जो है प्रविशेषण है, सुंदर यहां पर विशेषण है, ताजमहल विशेष्य है। गजानन में कौन सा समास है। अब समास के बारे में देख लेते हैं सब कुछ। पहले जान लीजिए समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दोस्तों देखिए 6 प्रकार के समास पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास की यदि बात करें
तो अव्ययी भाव में देखिए, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, समास कभी आपका गलत नहीं होगा अगर इन ट्रिक्स को आपने अपना लिया तो। अव्ययी भाव समास में दोस्तों पहला पद जो है प्रधान या अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो, जो नष्ट न हो, ठीक है ना, अव्यय। पहला पद प्रधान होगा। देखिए कुछ आपको ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। जो पहला पद होता है अक्सर उपसर्ग आपको मिले तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, भरसक, इन सब में देखिए आप उपसर्ग आपको मिल रहे हैं। पहला शब्द उपसर्ग रहेगा, इसके अलावा पहला शब्द छोटा रहेगा और कम अर्थ वाला रहेगा। वहीं दूसरा शब्द बड़ा होगा और ज्यादा अर्थ वाला होगा। ठीक है, पहला शब्द छोटा रहेगा और कम अर्थ वाला रहेगा, दूसरा शब्द बड़ा होगा और ज्यादा अर्थ वाला रहेगा। जैसे क्या हो गया, यथाशक्ति। यथा क्या है, छोटा शब्द है, इसका कम अर्थ है, जैसी शक्ति हो। तो शक्ति यहां पर बड़ा शब्द है, बड़ा अर्थ है, ज्यादा अर्थ रखता है। यथा यहां पे उपसर्ग भी है, तो दोनों टिक्स एक साथ आपने इस्तेमाल कर ली। यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, भरसक। इसी तरह एक ही शब्द कई बार यदि आए, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ऐसे शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव में जो हमने ट्रिक्स बताए इनको याद रखेंगे तो आप कभी भी अव्ययी भाव समास गलत नहीं करेंगे। दूसरा जो समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का यदि भेद आपको बताएं, तत्पुरुष समास दोस्तों आप जो अव्ययी भाव हमने समास बताया इसका ठीक उल्टा समझिए। अर्थात दूसरा पद यहां पे प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद छोटा रहेगा और कम अर्थ वाला होगा, वहीं पहला पद बड़ा होगा, ज्यादा अर्थ वाला होगा। जैसे राजपुत्र, गंगा जल। और दूसरी क्या चीज है दोस्तों कि इसमें जो है दूसरा पद छोटा तो होता है, प्रधान होता है। इसके अलावा सबसे अच्छी जो ट्रिक है तत्पुरुष को पहचानने की वो यह है कि बीच में दो शब्दों के बीच में कारक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र हो गया, तो इसमें कारक बीच में का जो है, राजा का पुत्र होना चाहिए था, तो का लोप हो जाता है यहां पे। राजा का पुत्र, तो का यहां लोप हो जा रहा है ना, संबंध कारक का लोप हो जा रहा है। इसी तरह गंगा जल, गंगा का जल, तो यहां भी संबंध कारक जो है का था, इसका लोप हो गया है, तो कारक का लोप हो जाता है। तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास को जो हमने बताया ट्रिक, इससे पहचान सकते हैं कौन सा समास तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसी चूंकि कारक के अर्थ पे आधार पर हम इसको समझते हैं, इसीलिए जिस तरह से कारक आपने पढ़ा था, कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जो 6 बचते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इतने प्रकार के तत्पुरुष समास भी होते हैं। जहां पर को का लोप होगा वहां कर्म कारक होगा, कर्म कारक का लोप हो रहा है। जहां से का लोप होता है वहां करण होगा। जहां पर को या के लिए होगा वहां संप्रदान होगा। जहां पे से अलग होने के अर्थ में होगा वहां अपादान होगा। जहां का, के, की, रा, रे, री होगा वहां संबंध होगा। और जहां में या पर रहेगा वहां अधिकरण होगा। तो ये तत्पुरुष के भेद रहे। तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा। अब कर्मधारय की बात कर लेते हैं। कर्मधारय, दरअसल कर्मधारय और द्विग दोस्तों ये तत्पुरुष के ही 2 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं देख लीजिए। कर्मधारय, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पहले पद और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। या तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या पहला जो है विशेष्य हो गया, दूसरा विशेषण होगा, या फिर दोनों विशेषण होंगे, या फिर दोनों विशेष्य होंगे। ये चारों स्थितियों में कर्मधारय समास होगा। मैं उदाहरण द्वारा समझा देता हूं। जैसे नील गाय, नील गाय अर्थात नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बता रहा है नीला। तो गाय जो है विशेष्य है, जो
दूसरे स्थान पे है। दूसरा शब्द विशेष है, पहला शब्द नील विशेषण है। इसी तरह चरण कमल, यहाँ पे पहला शब्द विशेषण है, यहाँ पहला शब्द जो है चरण जो है वो विशेष है, दूसरा कमल। तो चरण कमल की बात कर रहे हैं। चरण कमल में कमल दूसरे स्थान पर आया है, यह विशेषता बता रहा है चरण की। कमल विशेषण है और चरण विशेष्य है, यह भी कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है दोनों में। इसके अलावा कभी कभी दोस्तों दोनों शब्द विशेषण भी हो जाते हैं, जैसे लाल पीला। क्यों आप हमारे ऊपर लाल पीले हो रहे हो, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पे लाल पीला जो है एक साथ आया है, लाल पीले के बीच और शब्द नहीं है। और होता तो यह द्वंद्व समास हो जाता, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, लेकिन लाल पीला एक साथ है तो यहां पर यह कर्मधारय है। शीतोष्ण, जैसे शीत के साथ उष्ण, यहां शीत और उष्ण की बात नहीं होती, शीत के साथ उष्ण है तो शीतोष्ण, और बीच में आ गया तो द्वंद्व हो जाएगा। इसलिए कर्म ऐसे शब्द कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरह दोनों विशेष भी हो सकते हैं, जैसे आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष। आम और वृक्ष दोनों ही यहां पर विशेष्य हैं। ठीक है। अब अगला जो है, अगला समास है द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास बहुत ही आसान है समझना, जब संख्या का उपयोग हो, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जहां पर हो, ठीक है, और द्वितीय पद प्रधान हो। तो वहां जैसे चौराहा हो गया, त्रिलोक हो गया, ये सब जो है द्विगु समास हैं। बहुत आसान है द्विगु समास समझना। बहुब्रीहि की बात करें, बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, दोनों पद मिलकर के अन्य किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ हो गया, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। गजानन हो गया, अर्थात गज के समान मुख वाला, अर्थात गणेश भगवान। तो ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहे हैं, यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों, द्वंद्व समास भी आसान है पहचानना। पहली बात तो दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात या तो विपरीत होंगे या तो बराबर महत्व वाले होंगे। इनके बीच और जो है उसका छुपाव होता है, विलुप्त होता है। और शब्द जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में और अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और शब्द आएगा, जैसे दिन रात, दिन और रात, दिन का और रात का समान महत्व है, विपरीत है, दिन रात। ठीक, तो आपको सारे समास मैंने बता दिए, ट्रिक बता दिए, आपको समझ में आ जाएंगे मेरा विश्वास है। अब सवाल हल कर लेते हैं, गजानन में कौन सा समास है। देखिए गजानन, गज के समान मुख वाला, यदि अर्थ में केवल हम जाएं तो यह कर्मधारय समास नजर आता है, क्योंकि गज जो है आनन की विशेषता बता रहा है, विशेषण है गज, और आनन जो है वह मुख जो है उसकी विशेषता बता रहा है, गज के समान मुख वाला, लेकिन यह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है, तो इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। अक्सर ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो बहुब्रीहि समास ही होगा। हाँ, यथाशक्ति में कौन सा समास है, जैसे कि हमने बताया, यथा क्या है, यहां उपसर्ग है। ठीक, यथाशक्ति छोटा है, उपसर्ग है, यहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, कर्मधारय समास की पहचान करें। अब आसान है करना दोस्तों। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में बताइए, मैंने बताया ना, दिन दिन, प्रतिदिन, यह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, चंद्रशेखर, इसमें बहुब्रीहि समास होगा, है ना, यह भगवान शिव की ओर इंगित कर रहा है। रात दिन, दोनों की समान विस्तृतता है, रात और दिन, और बीच में आ रहा है, तो कौन सा समास हो गया, यह द्वंद्व समास हो गया। चरण कमल, चरण के समान कमल, हमने उदाहरण भी बताया, यह कर्मधारय समास हो गया। अब रस के बारे में देख लेते हैं। रस से जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, 9 कुल कितने रस हैं पूछे जाते हैं, कुल 9 रस हैं। इसी तरह 9 अस्थाई भाव भी हैं। श्रृंगार रस
का अस्थाई भाव रति, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद रस। और ये हम अस्थाई भाव बता रहे हैं दोस्तों। इतना पढ़िए, बाकी जो पंक्तियां दी रहेंगी उनसे पहचानिए कि वीरता का किसमें वर्णन किया गया है, किसमें हास्य रस है अर्थात हंसी मजाक है, जिसमें किसमें करुण, जिसमें जिसको पढ़ने से शोक उत्पन्न हो वहां करुण रस, जिसको पढ़ने से श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो श्रृंगार। इस ढंग से आप, बहुत आसान है, रस तो पहचानना कर लेंगे आप। अलंकार की बात करें, अलंकार अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ट्रिक के द्वारा आप जान लीजिए छोटे से ही समय में। शब्दालंकार और अर्थालंकार, अलंकार के दो भेद होते हैं। शब्दालंकार में मुख्यतः अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में मुख्यतः उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आते हैं। शब्द अलंकार जैसे शब्द, जैसा कि अर्थ से ही व्यक्त हो रहा है कि शब्द में कोई अलंकार हो, शब्द में विशेषताएं हों, जहां पे शब्दों द्वारा अलंकित किया जा रहा हो किसी कविता को। ठीक, अर्थ मतलब जहां पे अर्थ में कुछ अलंकार हो, अर्थ में कुछ विशेषताएं हो। ठीक, तो शब्द और अर्थ, चलिए देख लेते हैं शब्दालंकार अर्थालंकार एक साथ। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जो वर्ण होते हैं उनकी बार बार आवृत्ति जहां हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां त शब्द वर्ण का जो है बार बार प्रयोग हो रहा है। अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं, देख लेते हैं। छह का अनुप्रास एक होता है जिसमें स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति, यहां व्यंजन दिया है देखिएगा, स्वर नहीं दिया है, ठीक है। स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति होती है, जैसे रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, यहां पे स्वरूप और क्रम से, जैसे रीझ का बार बार हो रहा है, रहस्य बार बार आ रहा है, हंसी हंसी बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो रही है स्वरूप और क्रम से। छह का अनुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास एक होता है, यहाँ पे व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। सपने सुनहले मन भावे, स बार बार आ रहा है, व्यंजन बार बार आ रहा है, तो ये वृत्त्यानुप्रास हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है व्यंजन के साथ साथ, यहाँ पे व्यंजन की शब्द की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास हो गया। सूक्ष्म भेद है। लाटानुप्रास होता है जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु तात्पर्य में भेद हो, अर्थात जब एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका तात्पर्य कुछ और हो जाए, ठीक, तात्पर्य में अर्थ तो वही हो लेकिन तात्पर्य कुछ और हो जाए। जैसे कि एक शब्द वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पे मनुष्य शब्द दो बार आया है और दोनों ही मनुष्य का अर्थ मनुष्य ही है, अर्थ तो वही है लेकिन दोनों का तात्पर्य अलग अलग है। एक मनुष्य अलग कार्य कर रहा है, दूसरा मनुष्य अलग कार्य कर रहा है, ठीक है ना। एक कर्ता है और एक कर्म कारक है। एक क्या है? कर्ता है मनुष्य, और एक मनुष्य क्या है? कर्म कारक है मनुष्य के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों का तात्पर्य भिन्न है लेकिन शब्द वही है, अर्थ वही है, तो वहां लाटानुप्रास होगा। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष अलंकार होगा। ये सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन शब्द एक बार आया है लेकिन कवि के लिए उसका अर्थ अलग है, कविता है। व्यभिचारी के लिए उसका शब्द अलग है, अर्थ अलग है, और चोर के लिए उसका अर्थ अलग है। सुबरन को खोजत तो एक ही बार आया है लेकिन इसमें तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं, तो श्लेष अलंकार होगा। यमक अलंकार की बात करें तो एक शब्द कई बार प्रयुक्त लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक कनक का अर्थ सोना है, एक कनक का अर्थ धतूरा है, यहाँ पे कह रहा है एक कनक, जैसे कनक या पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक को पाकर बौरा जाता है, आदमी पागल हो जाता है, एक को खा के पागल हो जाता है, ठीक। तो कनक शब्द दो बार यूज हो रहा है लेकिन प्रयोग इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। अगर अर्थ वही रहता और लेकिन तात्पर्य भिन्न होता तो वहां लोटानुप्रास हो जाता। उपमा अलंकार क्या है दोस्तों? यह शब्दालंकार का भेद है, यहां शुरू होता है।
उपमा अलंकार में समता, तुलना या बराबरी की जाती है किन्हीं दो शब्दों में, ठीक है ना। जिसमें एक उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाती है, एक उपमान होता है जिसे उपमा दी जाए। दोनों में स्पष्ट भेद दिखता है, द्रष्टव्य होता है। इसके अलावा समानतावाचक पद का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्यों, सम या तुल्य, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सजल नीरद सी कल कांति थी। कैसी कल कांति सी? नीरद सी, ठीक है ना। यहां पे नीरद सी, तो सी यहां पर लगा हुआ है, अर्थात समानतावाचक पद लगा हुआ है, यहां पर उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद तुलना होती है, भेद नहीं रह जाता है। यहां पर समानतावाचक पद का प्रयोग नहीं किया जाता है, उपमेय और उपमान एक ही हो जाते हैं। चरण कमल बंधो हरियाई, चरण कमल मतलब चरण के समान कमल होता है, लेकिन यहां पे चरण कमल दे दिया गया है, ठीक है ना। तो उपमेय और उपमान में भेद ही नहीं है, तो यह रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना, किसी वस्तु, यहां पर संभावना प्रकट की जाती है। जैसे मनु, मानो, जानो, जन्म, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो, यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे समझ में आई होगी दोनों वीडियोस में। अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।